चलो आ जाओ। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 15 सेंटेंस। क्या समझेंगे सर? सेंटेंस। आखिर सेंटेंस होता क्या है ना? यहाँ लिखे हुए हैं सेंटेंसेस के मतलब सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार होते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। तो सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। यानी ये समझिए कि अभी की जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं इसमें ये जानेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बात समझे? लेकिन मैं इंग्लिश में बताऊं उससे पहले छोटा सा इधर हम समय लेते हैं, आपको 5 मिनट, और आपको हिंदी में पहले समझाते हैं कि आखिर ये वाक्य होता क्या है। क्योंकि जब तक हिंदी नहीं समझ में आएगा तब तक इंग्लिश समझ में आने वाला नहीं है। अब आपको समझना यहाँ ये है कि आखिर वाक्य कैसे बनता है, वाक्य होता क्या है। कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ। वाक्य समझने से पहले हम लोग समझते हैं या पहले डिफिनेशन देते हैं। लिखेंगे सर कि शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का एक वैसा, लिखते हैं यहां पर, शब्दों का एक वैसा समूह जिसे क्रमबद्ध रूप से सजाया गया हो, क्रमबद्ध रूप में सजाया गया हो। बस शब्दों का एक ऐसा समूह इसको क्रमबद्ध रूप में सजाया गया हो, उसको हम लोग शब्द वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ एक शब्द आया, शब्दों का समूह। तो अब कोई व्यक्ति खड़ा करके सवाल पूछेगा, सर शब्द क्या होता है? तो इसके लिए हम लोग समझाए थे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। क्या पढ़े थे? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब होता है एक दूसरे के साथ होना। वर्ण किसे कहते हैं सर? जैसे हमने लिखा रामायण, तो रा इसमें आ गया, र में आकार है आ का, ये हो गया वर्ण। मायन, मां दे दिए, या दे दिए, अटवर्गे ना दे दिए, है ना। कहने का सीधा मतलब हो गया कुछ भी शब्द लिखो। किसी को मन करेगा सर हम लिखते हैं कमल, तो क प्लस म प्लस ल, ये जो शब्द दोनों तीनों मिला, शब्द नहीं सॉरी, ये वर्ण जो मिला इसको शब्द नहीं कहते, इसको वर्ण कहते हैं। किसको कहते? क्या कहते बाबू? जब कहरा वाला जो एक अक्षर आता है उसको हम प्यार से वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बात समझे? अब ये वर्ण को अगर एक साथ मिला दिए और उसको उच्चारण करेंगे तो कुछ ना कुछ ध्वनि निकलेगा। जैसे क है, म है, ल है, एक साथ मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा कमल। इसीलिए डिफिनेशन मैंने बताया कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मतलब एक दूसरे को एक साथ मिला करके जब हम उच्चारण करेंगे तो उससे जो ध्वनि निकलेगा, आवाज निकलेगा, हम उसको शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? यानी वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब उसी शब्द को अगर हम क्रमबद्ध तरीका से, अभी क्रमबद्ध क्या होता है सवाल तो बनता है ना सर, क्रमबद्ध क्या होता है? क्रमबद्ध के मतलब होता है एक वैसा तरीका जिसमें जो शब्द का जहां इस्तेमाल करें, ये शब्दों का एक जगह ऐसा इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जिससे उसका उच्चारण करने पर उसका पूर्ण अर्थ निकले। जैसे बोले राम स्कूल जाता है, जैसे मान चलो लिखे ध्यान रखना, राम स्कूल जाता है, ये हो गया क्रमबद्ध तरीका सजाया हुआ। अब अगर इसको हम जैसे तैसे सजाते तो क्या होता? शब्द तो वही रहता, लेकिन देखो हम यहाँ लिख देते जाता है राम स्कूल, शब्द तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन अब इसको बढ़िया से पढ़ के देखेंगे तो पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा। जाता है राम स्कूल, समझ में आ रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, लेकिन लिखावट जो इसका है वो कुछ गलत है। इसी को बोलते हैं, अभी जो लिखा गया है बढ़िया से लिखा गया है। आप कहेगा सर आपको कैसे पता चला कि बढ़िया से लिखा खराब से? हमको तो ठीक दोनों में लग रहा है, दोनों में राम स्कूल जा रहा है। उच्चारण करने का जो तरीका है, लिखने का तरीका, वो गलत है। वाक्य कभी भी लिखाता है तो सबसे जो पहले आएगा उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट या कर्ता, सब्जेक्ट या, उसके बाद जो आएगा उसको बोलते हैं कर्म। कुछ बोलते हैं बाबू? कर्म। इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको बोलते हैं क्रिया। कुछ बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। अगर यही चीज को इंग्लिश में लिखना रहता सेंटेंस, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अगर इसे इंग्लिश में हम एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट,
ओकर बाद आएगा वर्ब, ओकर बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और। लेकिन अगर हिंदी में देखेंगे कि वाक्य कैसे बनेगा, तब सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, ओकर बाद कर्म, ओकर बाद आता है कुछ क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार अगर शब्द को एक दूसरे के साथ सजाया जाता है तो अब हम उसको कहते हैं ये क्रमबद्ध तरीका में सजाया गया। कुछ समझ में आया? कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार जब शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर सजाया जाता है, लिखा जाता है, तो वो जो शब्द वाक्य जो होगा, वो जो वाक्य बनेगा, वाक्य कैसे बनेगा? क्योंकि 3-4 गो शब्द का इस्तेमाल किए, यहाँ राम का इस्तेमाल किया, स्कूल का इस्तेमाल किया, जाता का इस्तेमाल कर दिए। इस अच्छा देखने में लगे, ये वर्तमान काल का है इसलिए हम इसमें है लगा दिए। अगर पास्ट टेंस भूतकाल का था इसमें था लगा देते, फ्यूचर टेंस का था तो गागी लगा देते, जाएगा, खाएगा, आएगा, पिएगा, है ना। लेकिन है लगा लग, इसका सीधा मतलब हो गया कि ये कुछ है वर्तमान काल है। बात समझ आ रहा है आपको? तो ये सारा जो अर्थ है, इसमें एक शब्द को है के पर था लिखने पर इसका अर्थ पूरा चेंज हो जाएगा। क्या अर्थ चेंज हो जाएगा? कि जो काम हुआ है वो आज नहीं हुआ, पास्ट में हुआ, यानी बीत चुका है। समझा? यानी कोई भी शब्द को अगर कर्ता, क्रिया, कर्म को सही रूप से सजाया के आधार पर सही रूप से सजाया जाता है, तब जाकर के कोई भी शब्द सही अर्थ और पूर्ण अर्थ देती है। क्या समझा? तब हम उसको कहते हैं वाक्य। लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम इसको भेजे ब्रेक मारते हैं, और फिर इसमें और लंबा कहानी आ जाएगा सर। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, तो 2 मिनट में आपको समझा दे। कर्ता कोई भी सब्जेक्ट में जो कार्य करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता द्वारा किया गया कार्य का असर जिस पर पड़े उसको कर्म कारक कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। और जो क्रिया हो रहा है, कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको कुछ बोलते हैं क्रिया। जैसे कर्ता कौन है? राम। आने जाने वाला काम कौन कर रहा है? तो राम। क्या किया सर? जाता है, क्रिया हो गया। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, परिणाम ये निकला। तो कार्य करने वालों को कर्ता बोलते हैं। उसके बाद जो क्रिया किया उसको कर्ता क्रिया बोलते हैं। और जो काम कर बेचारा किया है या करने वाला उसको कोई बोलते हैं कर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ये बस इसको इतना ही था, हमको सिर्फ इतना समझना नहीं, बस समझाने के लिए था कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से। सेम कंडीशन इसमें भी है, और उसी प्रकार से हम हिंदी में नहीं पढ़ करके फिलहाल इंग्लिश में पढ़ने वाला है, जिसका नाम है सेंटेंस। क्या नाम है? हिंदी में वाक्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। और वाक्य के बारे में तो बता दिए मिला जुला कर पूरा। अब आते हैं इधर, सेंटेंस किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 15 है। हम लिखे हैं सर, शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध और पूर्ण अर्थ देता हो। देखो वही बात आ गया ना, शब्दों का एक वैसा क्रमबद्ध समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्रमबद्ध तरीका से सजाया गया हो। अब उसी चीज को चेंज करके लिख दिया बेचारा कि शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो। निश्चित माने एकदम जरूरी, कंफर्म है, क्यों कोचिर है? क्रमबद्ध हो। क्रमबद्ध समझ में आया? क्रमबद्ध क्या होता है? क्रमबद्ध के मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आए, ओकर बाद कर्म आए, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग कर्म यानी ऑब्जेक्ट आ जाए, और सबसे लास्ट में क्या आ जाए? क्रिया आ जाए। बस में सबसे लास्ट में क्रिया आ जाए। अगर ऐसा सजाया गया है तो जो कर्ता उसमें होगा वो क्या किया है या कौन सा काम करने वाला है, ये पूर्ण तरीका से अर्थ दे देगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंटेंस। अब इसी चीज को इंग्लिश में समझते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्यादा फोकस करना है इंग्लिश के ऊपर। लिखे हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ये पर ध्यान समझ लो, ये सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस वाक्य इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वाक्य शब्दों का समूह होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मानो एक वाक्य शब्दों का समूह होता है। एक वाक्य शब्दों का कुछ होता है। अभी और सुनो, वाक्यों का, शब्दों का एक वैसा समूह, पुट टुगेदर, पुट माने मान रखना या वैल्यू रखना, टुगेदर माने एक दूसरे के साथ। टुगेदर माने क्या होता है? एक दूसरे के साथ। टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर, सर्टेन ऑर्डर का मतलब होता है निश्चित, क्रमबद्ध। ऑर्डर माना होता है क्रमबद्ध, सर्टेन माने निश्चित। कोई दिक्कत? निश्चित ऐसे डिफिनेट माना होता है भी निश्चित, लेकिन यहाँ सर्टेन शब्द का यूज किया गया। सर्टेन और डिफिनेट दोनों शब्द, अनडिफिनेट बोलेगा तो अनिश्चित और डिफिनेट बोलेगा तो निश्चित। सर्टेन ऑर्डर बोले तो निश्चित और क्रमबद्ध, निश्चित और निश्चित क्रमबद्ध। गिविंग कंप्लीट सेंस, गिविंग माने दे रहा है, कंप्लीट माने पूर्ण तरह से, सेंस माने अर्थ। सेंस माने कभी कभी बोलते हैं तो तुम्हारा क्या बोले थे, मगर सेंस समझ रहे हैं, मतलब तुम्हारा जो बोलने का तरीका हाव है उसको समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि वैसा शब्दों का समूह जो निश्चित रूप से क्रमबद्ध समूह में सजाया गया हो और वो पूर्ण तरीका से अर्थ प्रकट करता है या अर्थ देता है, हम उसको सेंटेंस कहते हैं। बताइए समझ में आया? एक एक अक्षर को इंग्लिश को हिंदी हमने भी किया, क्या आपको दिमाग में बैठा? समझ में आ रहा है? क्या बोला? ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वाक्य शब्दों का वह समूह है
जो पुट टुगेदर, पुट मैंने होता है वैल्यू रखना, वैल्यू यानी मान रखना। जैसे इंग्लिश में अगर मैथ का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ऐसे बोलते हैं। तो हम बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर। तो वहां पर पुट का शब्द हम प्रयोग करते हैं, पुट मैंने होता है मान रखना। लेकिन यहाँ पुट आपको क्या सर, यहाँ तो मैथ नहीं पढ़ रहे, यहाँ पुट क्यों रखा? पुट का मतलब हो गया कि जहां पर ऑब्जेक्ट रख लिखाएगा वहां ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना, कर्म के बारे में बताना। जहां पर कर्ता होगा वहां कर्ता के मान लिखाना, कर्ता राम है तो राम के नाम लिखो, ये होना जरूरी चाहिए। इसीलिए बोला टुगेदर, एक दूसरे के साथ। कर्म है जहां रहना चाहिए वहां कर्म रहेगा, सब्जेक्ट जहां रहना चाहिए सब्जेक्ट वहां रहेगा, और जहां पर क्रिया रहना चाहिए वहां पर क्रिया भी होना चाहिए, तब ना सही अर्थ देगा। अगर क्रिया को आगे पीछे कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है, राम स्कूल जा रहा है कि स्कूल आने वाला है, समझा? इसलिए वाक्य को बनाना बड़ा अच्छा तरीका से होता है। अच्छा, अगर हिंदी में वाक्य पढ़ते हैं आप तो 10वां के एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो, या किसी लेवल के एग्जाम हो बिहार संबंधी, तो अगर हिंदी पूछता है तो उसमें से शुद्ध वर्तनी को पहचानने के लिए वो क्वेश्चन आता है। शुद्ध वर्तनी को पहचानी मतलब शुद्ध और अशुद्ध को पहचाने, तो वहां इसी चीज को देखना पड़ता है, 4-5 चीजों को देखना पड़ता है। काल को देखना पड़ेगा, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो भी रहे सबको देखना पड़ता है। बात समझ आ गई? फिलहाल अभी उधर ना जाकर के इधर आते हैं, आ जाओ। नीचे लिखा है नोट में, एक सेंटेंस में वाक्य में प्रायः मैंने होता है हमेशा, प्रायः मैंने क्या होता है बाबू? हमेशा 2 या 2 से अधिक वर्ड रहते हैं। सही बात है। एक आगो ऐसा सेंटेंस के नाम बताओ जो एक ही अक्षर से मिलकर बनता है। एक ही अक्षर से हमने क्या बोला? सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम कितना अक्षर चाहिए? 3 गो नहीं चाहिए? कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता, कर्म, राम खाता नहीं, राम आम खाता है, राम भी चाहिए, कर्ता, आम हो गया ऑब्जेक्ट, खाता है क्रिया हो गया, 3 गो चाहिए नहीं। लेकिन कुछ ऐसा भी वर्ड है जो एक ही अक्षर से एगो क्रिया थी, एगो वाक्य बना लेता है, लेकिन उसमें कुछ छिपा रहता है, तो उसको समझते हैं। यही लिखा रहेगा, एक सेंटेंस में प्रायः 2 या 2 से अधिक वर्ड रहते हैं। एक सेंटेंस में प्रायः कितने? प्रायः मैंने होता है हमेशा कितना? 2 या 2 से 2 एंड मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से आगे ज्यादा, समझा रहे? रह सकता है। जैसे राम ने सोहन को स्कूल जाने के लिए प्रेरणा दिया, तो लंबा सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? गीता ने सीता को कहा कि मैं कल घर जाऊंगा, लंबा सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? 2 से बेसी हुआ ना जी। लेकिन कम से कम कितना रहना चाहिए? 2 गो। 1 गो से बनता नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। लिखिए, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस एक वर्ड से भी बना सकता है। अब कहेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे अगर आप पूछे सर मे आई गेट आउट सर, मतलब क्या मैं बाहर जा सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जाओ। क्या बोलते हैं? लेकिन हम हिंदी में नहीं बोलेंगे, तो पची बोलेंगे इंग्लिश में गो। पची बोले अच्छा, गो बोले एक अक्षर, वो मैंने होता है जाना या जाओ बोल दिए, लेकिन इसका मुख्य रूप से समझो। हम बोले तो किसी खास व्यक्ति को बोले, किसी खास व्यक्ति ने, तो हम अगर पहले ये भी छुपा सकते हैं या छुपा हुआ भी है क्या? यू गो। जैसे बोले मे आई गेट आउट सर, या कोई बाहर से आके बोलेगा मे आई कम इन सर, तो हम उसको बोलते हैं कम, ये नहीं बोलते हैं। हम ये भी तो बोल सकते थे यू कम है, यू कम, यू, एक मतलब यू नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जो बंदा हमसे ऑर्डर ले रहा है या कहीं आ रहा है जा रहा है, उसके पहले कोई भी क्रिया के पहले कोई कर्ता जो होता है वो छिपा रहता है। कुछ रहता है, छिपा रहता है। जैसे आप बोले कि मैं बाहर जा सकता हूँ, तो आप एक लड़का है चाहे लड़की जो भी रहे, तो उसके पहले यू छिपल है। बुझिए, क्योंकि हम तो आप ही को नहीं देख के बोले। ऐसा तो नहीं कि आप उधर जा रहे हैं इधर देख के बोले कि जा सकते हो, ऐसा तो नहीं बोले। आपको हम अगर देख लिए तो समझ लो कि जो आपको और हमने हमारा भी जो